बच्चों हमारे पॉलिटिकल के 3 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम पॉलिटिकल का 4th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो हमारा 4th चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस का, राजनीति विज्ञान का जो चौथा चैप्टर है वो है हमारा बेटा, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है कार्यपालिका। आज जो हमारा चैप्टर उसके अंदर बेटा हम कार्यपालिका के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत इजी है। आप लोगों ने जब से आपने पॉलिटिकल पढ़नी स्टार्ट की है बेटा, उसके अंदर कार्यपालिका के बारे में ज़रूर आपने पढ़ा होगा। तो देखिए बच्चों, इसके अंदर क्या क्या बताया गया है और आज हम इस वीडियो के अंदर क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इजी चैप्टर है, आपको टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर वीडियो को एक बार अच्छे से देखना है। आई होप बेटा, आई श्योर, अगर आप सिर्फ एक बार वीडियो को अच्छे से देख लोगे और उसके बाद अपनी बुक की रीडिंग कर लोगे तो आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, समझ में आ जाएंगी। तो देखिए बच्चों, इसके अंदर क्या बताया गया है, जो कार्यपालिका है उसके बारे में आज हम इसमें डिस्कस करते हैं। तो देखिए, जो विधायिका है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तीनों क्या हैं, सरकार के अंग होते हैं। ये हमने पहले लास्ट चैप्टर के अंदर भी हमने पढ़ा था। तो ये जो तीनों ही अंग हैं मिलकर क्या करते हैं, शासन चलाते हैं, मतलब देश के ऊपर शासन करते हैं। और कानून, जो नए नए कानून व्यवस्था होती है उन्हें बनाए रखते हैं और लोगों के कल्याण के लिए जो कार्य करते हैं वो उसके अंदर योगदान देते हैं। कहने का अभिप्राय है बच्चों कि सरकार जो भी कानून बनाती है, जो भी शासन को चलाने के लिए जो कार्य किया जाता है और लोगों के कल्याण करने के लिए जो कार्य किया जाता है, उन सभी के अंदर क्या है, सिर्फ एक का रोल नहीं होता है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों मिलकर एक साथ कार्य करते हैं, तभी ये सारा कार्य सुचारू रूप से चल पाता है। तो संविधान के अंदर यह सुनिश्चित किया गया है कि सभी क्या है, आपस में एक दूसरे से मिलजुल कर कार्य करेंगे और आपस में तालमेल बिठाकर रखेंगे। मतलब ये नहीं है कि अपने आप को ही सर्वोपरि समझना, नहीं, तीनों की समझ से आपस में निर्णय के द्वारा ही क्या है, सारी बातों को आगे प्रोसेस में लाया जाता है। तो संसदीय व्यवस्था के अंदर देखिए क्या होता है, जो कार्यपालिका है और जो विधायिका है, कार्यपालिका और विधायिका, ये दोनों क्या होती हैं बेटा, एक दूसरे के ऊपर आश्रित, मतलब निर्भर होती हैं। मतलब कार्यपालिका विधायिका पर, विधायिका कार्यपालिका पर। जो विधायिका है वो कार्यपालिका को ना केवल नियंत्रित करती है बल्कि उससे नियंत्रित भी होती है। इस लाइन को समझना बेटा, मतलब विधायिका क्या है, कार्यपालिका को नियंत्रित करती है, कार्यपालिका विधायिका को, मतलब दोनों एक दूसरे को नियंत्रण में करती हैं। तो इस प्रकार से जो ये चैप्टर है इसके अंदर देखिए बच्चों, हम आज क्या पढ़ने जा रहे हैं, इसके अंदर हम सब जो कार्यपालिका है उसके संगठन के बारे में, संरचना के बारे में, उसके कार्यों के बारे में आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्या क्या पढ़ना है हमें, संसद और राष्ट्रपति प्रणाली की कार्यपालिका में अंतर, संसदीय कार्यपालिका और राष्ट्रपति कार्यपालिका में क्या अंतर है, भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति देखेंगे, मंत्रिपरिषद की रचना और कार्य पढ़ेंगे और प्रशासनिक मशीनरी के महत्व के बारे में और उसके कार्य के बारे में हम आज इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। ओके बेटा, अब देखिए अब हम इसमें क्या क्या पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है कार्यपालिका। हम इतनी देर से कार्यपालिका कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कार्यपालिका है क्या। तो देखिए बच्चों, कार्यपालिका क्या होती है, जैसे देखिए स्कूल के अंदर जो स्कूल का जो मेन हेड होता है, जिसे हम क्या है, कई बार हम डायरेक्टर भी बोल देते हैं, चेयरमैन भी बोल देते हैं, चेयरपर्सन भी बोल देते हैं। तो वो क्या होता है, वो जो मैनेजमेंट होता है, वो प्रशासन जो होता है उसका मुखिया होता है, उसका प्रमुख होता है, मतलब जिसका पूरा होल्ड होता है, जिसका वो स्कूल होता है, वो बाकी जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो सारे उसके अंडर रहकर कार्य करते हैं। तो अब देखिए, जो इतना बड़ा जैसे स्कूल है, कॉलेज है या कोई हॉस्पिटल है, तो इतने बड़े लेवल को अकेले एक बंदा मैनेज नहीं कर सकता। उसके लिए क्या है, बहुत सारे लोगों की आवश्यकता पड़ती है। उसमें क्या है, हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स की भी ज़रूरत पड़ती है। और इसके अलावा 4th क्लास में जो पियोन वगैरह जो पियोन आते हैं उनकी भी ज़रूरत पड़ती है और क्लरिकल स्टाफ की भी ज़रूरत पड़ती है, टीचिंग स्टाफ की भी, नॉन टीचिंग स्टाफ की भी, सबकी, प्रिंसिपल की भी, सबकी ज़रूरत होती है। तो इन सभी के मेलजोल से ही क्या है, वो कार्य सुचारू रूप से चल पाता है। सेम उसी प्रकार से क्या होता है बेटा, गवर्नमेंट के अंदर, सरकार के अंदर भी क्या है, सिर्फ एक अकेली सरकार के द्वारा सारा कार्य नहीं होता है। सब लोग क्या है, अलग अलग पद के ऊपर, अलग अलग पोस्ट के ऊपर बहुत सारे लोग लगाए जाते हैं। उन सभी क्या अपने अपने कार्य दे दिए जाते हैं और वो सभी मिलकर उस कार्य को कंप्लीट करते हैं, सुचारू रूप से चलाते हैं। इतने बड़े देश को एक अकेला इंसान नहीं चला सकता। तो ये सारी जो प्रोसेस होता है, ये सारी प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, ये जो मतलब प्रबंधन करना या किसी चीज़ को प्रबंध करना या किसी चीज़ को मैनेज करना ही क्या कहलाता है, प्रशासन या प्रबंधन कहलाता है।
तो उसी प्रकार से क्या होता है बेटा, सरकार के अंदर भी होता है उसी प्रकार से ये सारी चीज़ें। तो क्या होता है, जैसे जो संगठन के जो हर जो ग्रुप बनाए जाते हैं उसके अंदर क्या है, कई लोगों का समूह होता है, ग्रुप होता है, कई लोग उसमें मिले हुए होते हैं, और वो सभी लोग क्या है, मुख्य जो प्रशासनिक या कार्यपालिका अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। तो जो बड़े बड़े स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, कंपनियां हैं, उनके अंदर भी क्या होता है, प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। तो जो वो क्या है, अपने लेवल के ऊपर बड़े बड़े निर्णय लेते हैं, नियम बनाते हैं। तो वो सारे जो हाई लेवल के जो अधिकारी होते हैं वो होते हैं उच्च अधिकारी जिन्हें कहा जाता है। तो इसके अलावा जो तो कुछ उसे संगठन में भी लागू करते हैं। तो बच्चों क्या है, सबको अपने अपने अलग कार्य दिए जाते हैं, हम अपने अपने कार्यों को पूरा करते हैं। तो कार्यपालिका का अर्थ देखिए क्या होता है, व्यक्तियों के उस समूह से है, यानी कि उस ग्रुप से है जो कायदे कानूनों को संगठन में रोजाना लागू करते हैं। यानी कि जो कायदे कानून जो प्रशासनिक अधिकारी है उसके द्वारा, उच्च अधिकारी के द्वारा जो नियम कानून बना दिए गए हैं उसे क्या है, संगठन में लाना, यानी कि उसे डेली रूटीन वर्क में लाना, उनको लागू करना, वो क्या कहलाता, वो कार्य किसका होता है, कार्यपालिका का होता है। अब छोटा सा एग्जाम्पल मैं आप लोगों के स्कूल से ही दे रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको वो चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए बेटा, जैसे अब क्या है, आपको जैसे गर्मियों समर वेकेशंस हैं, आपकी समर वेकेशंस आने वाली हैं। जैसे अब तो खैर चलो, अब समर वेकेशंस ख़त्म हो गई, अब आगे आप विंटर वेकेशन का एग्जांपल ले लीजिए। जैसे अब आपके स्कूल ओपन होंगे और क्या है, फिर आपके डेली क्लासेस चलेंगी। तो आगे क्या है, जैसे विंटर वेकेशन आएंगी, सर्दियों की जैसे छुट्टियाँ जो सर्दियों की छुट्टियाँ जब आती हैं, तो उससे पहले सर्दियों की जो विंटर वेकेशन है, कितने दिन का ब्रेक करना है और कौन कौन सी क्लासेस का ब्रेक करना है, बच्चों को क्या होमवर्क देना है। तो ये सारी जो प्लानिंग होती है बेटा, वो सिर्फ एक बंदे के द्वारा नहीं होती है, उसके अंदर क्या है, अलग से ग्रुप बना दिया जाता है। उस ग्रुप के अंदर सभी मिलकर उसमें डिस्कशन करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपके सारे सब्जेक्ट टीचर्स को वहाँ पर बुलाया जाएगा, उनकी मीटिंग ली जाएगी, उनसे पूछा जाएगा, और जो मेन हेड हैं उनको बिठाया जाएगा, जो प्रिंसिपल है उनको, वो बैठेंगे, पूरा ग्रुप बैठेगा। वहाँ पर क्या है, निर्णय लिया जाएगा कि कितने दिन की बच्चों की छुट्टियाँ होनी चाहिए और कितना होमवर्क बच्चों को मिलना चाहिए। उसके बाद छुट्टियों के जस्ट बाद क्या हमें नेक्स्ट प्रोग्राम रखना है, मतलब क्या हमें नेक्स्ट स्टेप उठाना है। तो ये सारी चीज़ें क्या है बेटा, सारा पूरा ग्रुप बैठता है, मीटिंग होती है, और उसे क्या है, वहाँ पे डन कर दिया जाता है कि हाँ अब हमें ये सारी पॉइंट्स हमें नोट करने हैं। तो ठीक है, सभी टीचर्स अपने अपने वर्क में लग जाते हैं। अब उसके बाद ये जो नियम बनाए थे उस मीटिंग के अंदर, जो पॉइंट्स नोट डाउन किए गए थे, अब उन पॉइंट्स को क्या है, आगे फॉरवर्ड जो करता है, चाहे वो कोई भी है, तो जो मतलब जो नियम बनाए थे, जो कानून बनाए थे, उन सारे कानूनों को आगे लागू कौन कर रहा है, सभी बच्चों तक वो सूचनाएं कौन पहुंचा रहा है। तो वो जो थर्ड जो बीच का जो पर्सन होता है, वही क्या कहलाता है, कार्यपालिका कहलाता है। समझ में आ गया बेटा, मैंने आपसे ही एग्जाम्पल देकर समझाया ताकि आप लोग इसे समझ सको। तो जो कानून बनाए जाते हैं, उन कानूनों को जो लागू करता है वही कार्यपालिका कहलाता है। तो इसमें देखिए फिर से वही आ गया है कि एक जो संस्था है वो निर्णय लेती है और नियम और कानून के बारे में तय करती है, मतलब नियम कानून बना गए हैं, दूसरी उसे लागू करने की जिम्मेदारी निभाती है। तो सरकार का वह अंग जो नियम कानूनों को लागू करता है और प्रशासन का काम करता है, वही क्या कहलाती है, कार्यपालिका कहलाती है। ओके बेटा, अब देखिए कार्यपालिका के कार्य क्या क्या होते हैं। जो कार्यपालिका है उसके क्या क्या कार्य होते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए क्या है, ये जो उसके अंदर जो मीटिंग बैठी थी उसके अंदर जो स्वीकृत नीतियां हैं, मतलब जो जिन बातों को स्वीकार किया गया है, और कानूनों जो उनको क्या है, लागू करना, कानूनों को लागू करने का जो कार्य होता है वो कार्यपालिका का होता है। इसके अलावा जो कार्यपालिका नीति निर्माण में भी भाग लेती है, मतलब जो जो कानून बनाए जा रहे हैं, जिनका निर्माण किया जा रहा है, उसके अंदर भी वो भाग लेती है। और इसके अलावा कार्यपालिका का जो नाम होता है वो औपचारिक होता है। औपचारिक जो नाम होता है वो हर राज्यों के अंदर अलग अलग होता है। जैसे कुछ जगह तो क्या है, वो राष्ट्रपति होता है, कहीं पर उसे चांसलर कहा जाता है। और कार्यपालिका में केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री नहीं होते हैं, बल्कि पूरा प्रशासनिक ढांचा होता है। इसके अंदर सिविल सेवा के सदस्य भी आते हैं। कार्यपालिका में सभी लोगों के सहयोग से कार्य किया जाता है। और सरकार के जो प्रधान हैं और उनके मंत्रियों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं, और वे सरकार की सभी नीतियों के लिए उत्तरदायी होते हैं।
लेकिन जो रोज़ रोज़ के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होते हैं उन्हें स्थायी कार्यपालिका। देखिए 2 प्रकार की कार्यपालिका निकल के आई हैं बेटा यहाँ पर। एक तो कौन सी है, राजनीतिक कार्यपालिका, ये देखिए एक तो है राजनीतिक कार्यपालिका, और सेकंड आती है बेटा स्थायी कार्यपालिका। ओके, दैट्स क्लियर। अब आगे चलिए बेटा, अब देखिए नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। अब आता है कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है। तो देखिए जो बच्चों, जो कार्यपालिका है वो कितने प्रकार की है। तो कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है, तो इसके टाइप्स देखिए। सभी देशों में एक जैसी कार्यपालिका नहीं होती, सब देशों में अलग अलग कार्यपालिका होती है। जैसे अब इसमें एग्जाम्पल दिया है, अमेरिका का जो राष्ट्रपति है और इंग्लैंड, अमेरिका और इंग्लैंड का एग्जाम्पल दिया है, और इंग्लैंड की महारानी। लेकिन अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उसकी जो शक्तियां हैं और जो कार्य हैं वो भारत के राष्ट्रपति शक्तियों से बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग हैं। उसी प्रकार से इंग्लैंड की जो महारानी है उसकी जो शक्तियां हैं वो भूटान के राजा से अलग हैं। इस प्रकार से बेटा हर जगह की जो कार्यपालिका होती है उन सभी के क्या है, जो कार्य होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। जैसे अब भारत और फ्रांस दोनों में ही क्या होता है, प्रधानमंत्री होता है, लेकिन दोनों की भूमिकाएं कैसी होती हैं, अलग अलग होती हैं। दोनों अपने अलग अलग कार्य करते हैं। तो ये हर देश के अपने अलग अलग नियम कानून हैं, उसके अकॉर्डिंग वो कार्य को आगे पूरा किया जाता है। और आगे देखिए बेटा इसके अंदर, जैसे कुछ अमेरिका में जो है कार्यपालिका, उसमें क्या अध्यक्षात्मक व्यवस्था है, और कार्यकारी जो शक्तियाँ वो किसके पास होती हैं, राष्ट्रपति के पास होती हैं। किसमें, अमेरिका में। ये तो अमेरिका का था। कनाडा में देखिए बेटा, कनाडा में संसदीय लोकतंत्र है और संवैधानिक राजतंत्र है, जिसमें जो महारानी यानी जो रानी है एलिजाबेथ है द्वितीय, वहाँ राज्य की प्रधान और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। ओके। फ्रांस में देखिए, फ्रांस में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ही अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था के हिस्से होते हैं। तो इस प्रकार से बेटा हर देश के अंदर अलग अलग प्रकार की कार्यपालिका है और अलग अलग प्रकार से वो अपने कार्य करते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। जो राष्ट्रपति होता है वो प्रधानमंत्री और जो अन्य मंत्री होते हैं उनको नियुक्त करता है, लेकिन उन्हें वो पद से हटा नहीं सकता। ये ध्यान रखना बेटा, उनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, लेकिन वो क्या है, उसे उसके पद से हटा नहीं सकता। क्यों, क्योंकि वो संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अब जापान का एग्जाम्पल दिया है। जैसे जापान में क्या है बेटा, संसदीय व्यवस्था है, जिसमें राजा देश का और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। तो इस प्रकार से हर देश की क्या है, अपनी अलग अलग व्यवस्था होती है। हर देश ने अपने अकॉर्डिंग अपनी अलग व्यवस्था बनाई हुई है। इटली में देखिए क्या होता है, इटली में देखिए बेटा, इटली में क्या होता है, एक संसदीय व्यवस्था होती है और जिसमें जो राष्ट्रपति होता है वो देश का और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। रूस में अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था है, जिसमें राष्ट्रपति देश का प्रधान और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। और जर्मनी का देखिए, जर्मनी का एग्जाम्पल दिया है। जर्मनी में एक संसदीय व्यवस्था है, जिसमें राष्ट्रपति देश का नाम मात्र का प्रधान होता है, चांसलर उसके सरकार का प्रधान होता है। तो कहने का अभिप्राय है बेटा, इसमें बहुत सब देशों के अलग अलग दिए गए हैं। किसी भी दो देश के एक जैसे नियम नहीं मिलेंगे आपको, हर देश के अपने अलग नियम होते हैं। सभी देशों ने अपने सुविधा के अकॉर्डिंग अपने नियम बनाए हुए हैं। अध्यक्षात्मक जो व्यवस्था होती है उसके अंदर देखिए बच्चों क्या होता है, अध्यक्षात्मक व्यवस्था के अंदर राष्ट्रपति राज्य और सरकार दोनों का ही प्रधान होता है। जो राष्ट्रपति होता है वो राज्य का और सरकार का दोनों का मुखिया होता है। इस व्यवस्था में क्या होता है, सिद्धांत और व्यवहार दोनों में ही राष्ट्रपति का जो पद होता है बहुत शक्तिशाली होता है। ऐसी व्यवस्था कहाँ कहाँ पर है, अमेरिका, ब्राज़ील और लैटिन अमेरिका में पाई जाती है। लेकिन संसदीय व्यवस्था में देखिए क्या होता है, अमेरिका में, ब्राज़ील में, लैटिन अमेरिका में क्या है, अध्यक्षात्मक व्यवस्था है, जिसमें राष्ट्रपति मुखिया होता है। लेकिन संसदीय व्यवस्था में देखिए बच्चों क्या होता है, संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री जो होता है वो मुखिया होता है, वो उसका प्रधान होता है। और अधिकतर संसदीय व्यवस्थाओं में एक राष्ट्रपति या एक राजा होता है जो देश का औपचारिक या नाम मात्र का प्रधान होता है। इस व्यवस्था में जो राष्ट्रपति होता है या राजा होता है वो उसकी भूमिका मुख्य अलंकृत होती है और प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के पास वास्तविक शक्तियाँ होती हैं। मतलब संसदीय व्यवस्था में जो राष्ट्रपति होती है बेटा वो सिर्फ नाम मात्र का होता है, बाकी जो वास्तविक जो सारी शक्तियाँ होती हैं किसके पास होती हैं, प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के पास सारी शक्तियाँ होती हैं। जैसे जर्मनी, इटली, जापान, इंग्लैंड, पुर्तगाल, यहाँ पर क्या है, संसदीय व्यवस्था है। और अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था, तीन प्रकार की व्यवस्थाएं हैं।
अर्ध आदेशात्मक व्यवस्था में देखिए क्या होता है, इसके अंदर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों रहते हैं, लेकिन संसदीय व्यवस्था के विपरीत इसमें राष्ट्रपति को दैनिक कार्यों के संपादन में महत्वपूर्ण शक्ति प्राप्त होती है। इस व्यवस्था में क्या होता है बेटा, देखिए कभी कभी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ही एक दल के भी हो सकते हैं, यानी कि एक गुट के भी एक के दल के भी होते हैं, लेकिन कभी कभी वो दोनों अलग अलग दल से भी हो सकते हैं, उनमें आपस में विरोध भी हो सकता है। फ्रांस, रूस और श्रीलंका यहाँ पर कैसी है, अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था ही पाई जाती है। तो ये जो कार्यपालिका है ये 3 प्रकार की इसके अंदर व्यवस्था बताई गई है। अब इस पेज पर देखिए बेटा बीच में, अब देखिए ये है कार्यपालिका के प्रकार। तो कार्यपालिका के प्रकार में देखिए जो कार्यपालिका है बच्चों, देखिए उसके प्रकार के अंदर अब हम पढ़ते हैं। तो इसके प्रकार में देखिए कार्यपालिका के प्रकार में फर्स्ट आता है सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित, सेकंड आता है व्यक्तित्व के नेतृत्व के सिद्धांत पर। तो जो सामूहिक नेतृत्व होता है उसमें संसदीय और अर्ध अध्यक्षात्मक आते हैं। संसदीय मैंने अभी आपको बताया था, इसका मुखिया जो कौन होता है वो प्रधानमंत्री होता है, और अर्ध अध्यक्षात्मक में राष्ट्रपति मुखिया होता है, और अध्यक्षात्मक में राष्ट्रपति ही देश का मुखिया होता है। और इसमें विधायिकम बहुमत वाले दल का नेता होता है, और इसमें प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है, और इसमें सरकार का भी प्रमुख होता है, मतलब जो राष्ट्रपति है वही सरकार का प्रमुख होता है। तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार की व्यवस्था बताई गई है। इन तीनों के अंदर क्या है, अलग अलग प्रकार के, सभी को अलग अलग प्रकार के अपने कार्य दिए गए हैं। अब देखिए बच्चों इसके अंदर श्रीलंका की अर्ध अध्यक्षात्मक कार्य प्रणाली का एग्जाम्पल दिया गया है। तो अब हम इसको देखते हैं। इसमें देखिए बेटा 1978 में श्रीलंका के संविधान का संशोधन किया गया था, और उसके अंदर क्या किया था, अध्यक्षात्मक कार्यपालिका लागू की गई थी। इस प्रणाली में क्या होता था, जो जनता होती थी वो प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति को चुनती थी। मतलब जैसे अपने यहाँ पे प्रधानमंत्री को अपने यहाँ पर जो चुनाव होते हैं उसी प्रकार से क्या है, जो जनता है वो सरकार का चुनाव करती थी, राष्ट्रपति का चुनाव करती थी। यह संभव है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ही एक दल या अलग अलग दल के भी हो सकते थे। तो संविधान राष्ट्रपति को व्यापक शक्तियां देता था, और राष्ट्रपति संसद में बहुमत वाले दल के सदस्य में से प्रधानमंत्री को चुनता था। यानी पहले राष्ट्रपति को कौन चुनती थी, जनता चुनती थी, और फिर जो राष्ट्रपति होता था वो क्या, संसद में बहुमत वाले दल के सदस्यों में से प्रधानमंत्री को चुनता था। यद्यपि मंत्रियों के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य है, लेकिन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और दूसरे मंत्रियों को हटा सकता है। जो राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री और दूसरे मंत्रियों को हटा सकता है। ये कहाँ का है बेटा, श्रीलंका के बारे में पढ़ रहे हैं हम। और इसके अलावा जो राष्ट्रपति उसे 6 वर्ष के लिए चुना जाता था, और उसे संसद की कुल संख्या के 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा हटाया भी जा सकता था। यदि उसके काम से संतुष्टि नहीं है, उसका काम सही नहीं, तो उसे क्या है, 2/3 बहुमत, अगर उसके मतलब 2/3 लोग अगर उसके अगेंस्ट हो जाते तो क्या है, उसे उसके पद से हटाया भी जा सकता है। तो इस प्रकार से ये कहाँ की बताई गई है बेटा, तो इस प्रकार से श्रीलंका की जो अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका है उसके बारे में इसके अंदर बताया गया है। ओके बच्चों, अब देखिए बेटा अब आगे क्या बताया गया, नेक्स्ट हमारी हेडिंग आती है। अब देखिए अब हम आ गए अपने भारत में। तो भारत में देखिए बच्चों क्या होता है, भारत में संसदीय कार्यपालिका, भारत में जो कार्यपालिका है वो कौन सी है, संसदीय कार्यपालिका है। जब भारत का संविधान लिखा जा रहा था तो भारत को 1919 और 1935 के जो अधिनियम थे उसके अंदर संसदीय व्यवस्था के संचालन का कुछ अनुभव हो चुका था। तो इस अनुभव ने हमें क्या दिखाया कि संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका को जनप्रतिनिधियों के द्वारा प्रभावपूर्ण तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है। ये उस समय की बात है बेटा जब संविधान लिखा जा रहा था। तो जो भारतीय संविधान के जो निर्माता थे वो एक ऐसी सरकार को बनाना चाहते थे जो जनता की अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील, यानी कि जो जनता की सारे कार्यों को अच्छे तरीके से पूरी कर सके। तो जो संसदीय कार्यपालिका की जगह दूसरा विकल्प किसका आया था, अध्यक्षात्मक सरकार का आया था। यानी कि उनके सामने 2 विकल्प आ गए थे, एक तो संसदीय कार्यपालिका और दूसरा क्या था, अध्यक्षात्मक सरकार। लेकिन अध्यक्षात्मक जो कार्यपालिका थी उसका जो मुख्य कार्यकारी था वो राष्ट्रपति पर बहुत, मतलब जो अध्यक्षात्मक कार्यपालिका उसमें क्या है, राष्ट्रपति को सबसे अधिक बल दिया जाता है, मतलब राष्ट्रपति को मेन माना जाता है और उसके पास ही सारी शक्तियाँ होती हैं। लेकिन अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में व्यक्ति पूजा का खतरा बना रहता है, मतलब क्या है, एक ही इंसान को सारी पावर दे दी जाती है। संविधान निर्माता एक ऐसी सरकार चाहते थे जिसमें एक शक्तिशाली कार्यपालिका तो हो, साथ में उसके व्यक्ति पूजा पर पर्याप्त अंकुश भी लगे हों, मतलब
हमारे भारत के अंदर हम ऐसी सरकार चाहते थे जहाँ पर सारी पावर एक ही इंसान के पास न होकर सभी को अपने अलग अलग कार्य दिए जाएं। तो इस प्रकार से संसदीय व्यवस्था में ऐसी बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जो कार्यपालिका, विधायिका और जनता के प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी होती हैं और उन्हें नियंत्रित भी करती हैं। इसीलिए भारत के अंदर बच्चों संसदीय कार्यपालिका को अपनाया गया, क्योंकि उसके अंदर क्या है, सभी मिलकर कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से इस व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रपति भारत में राज्य का औपचारिक प्रधान होते हैं और प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद जो होते हैं वो मेन मुखिया यानी कि मेन हेड होते हैं। और राज्यों के स्तर पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद ये सभी मिलकर क्या किसको चलाते हैं, कार्यपालिका के सारे नियम बनाते हैं, कार्यपालिका के अकॉर्डिंग अपने सारे कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से भारत के संविधान में औपचारिक रूप से संघ की जो कार्यपालिका शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति को दी गई हैं और जो प्रधानमंत्री है उसके नेतृत्व में मंत्रिपरिषद के माध्यम से राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग करता है। राष्ट्रपति को 5 साल के लिए चुना जाता है और राष्ट्रपति के पद के लिए सीधे जनता के द्वारा निर्वाचन नहीं होता है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है यानी कि उससे जो चुना जाता है वो किससे, अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो आम नागरिक नहीं बल्कि निर्वाचित विधायक और संसद मिलकर करते हैं। और समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत के सिद्धांत के अनुसार इसका चुनाव होता है। संसद ही राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसे हटा सकती है, यानी कि राष्ट्रपति को अगर उसके पद से हटाना है तो कौन, संसद ही हटाएगी, बाकी और कोई नहीं हटा सकता। तो इस प्रकार से ये भारत के अंदर जो संसदीय व्यवस्था है, संसदीय कार्यपालिका है बच्चों, उसके बारे में इसमें बताया गया है। आगे देखिए बेटा, राष्ट्रपति की शक्ति और स्थिति। जो राष्ट्रपति है उसकी क्या स्थिति है हमारे भारत के अंदर, तो राष्ट्रपति सरकार का क्या होता है, औपचारिक प्रधान होता है। उसे बहुत सी कार्यकारी, विधायी, कानूनी और आपातकालीन शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति इन शक्तियों का उपयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। मतलब अगर कोई भी निर्णय लेना है तो अकेला राष्ट्रपति नहीं ले सकता, वो मंत्रिपरिषद के जो सदस्य हैं उनसे सलाह करेगा, उसके बाद ही वो उसके ऊपर निर्णय लेता है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है और वे वास्तविक कार्यकारी सदस्य होते हैं। और ज़्यादातर मामलों के अंदर जो राष्ट्रपति है उसको मंत्रिपरिषद की ही सलाह लेनी पड़ती है, ये मैंने आपको अभी जस्ट बताया है। ओके बेटा, राष्ट्रपति को कोई भी कार्य करना है, कोई भी निर्णय लेना है तो उससे पहले उसे मंत्रिपरिषद से डिस्कस करना होगा, उसके बाद ही क्या वो उस कार्य को उस कार्य को पूरा कर पाएगा। अकेला उसे वो कार्य करने की शक्ति प्राप्त नहीं होती है। आगे देखिए बेटा, राष्ट्रपति के जो विशेष अधिकार होते हैं, मतलब राष्ट्रपति को क्या क्या अधिकार प्राप्त होते हैं, तो क्या क्या अधिकार प्राप्त होते हैं राष्ट्रपति को, संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति को सभी महत्वपूर्ण मुद्दों मंत्रिपरिषद की, मतलब अधिकार तो बहुत सारे प्राप्त होते हैं, बट उसको अगर कोई निर्णय लेना है, कोई कार्य करना है तो वो मंत्रिपरिषद से सलाह करके ही कार्य करता है। और प्रधानमंत्री का क्या कर्तव्य होता है कि वह राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सभी सूचनाएं उसे दे, यानी कि अगर राष्ट्रपति ने किसी भी प्रकार की कोई सूचना उससे मांगी है प्रधानमंत्री से, तो ये प्रधानमंत्री का कर्तव्य है, कार्य है कि वो प्रधानमंत्री क्या है, किसको, राष्ट्रपति को सारी सूचनाएं प्रदान करेगा। राष्ट्रपति प्राय प्रधानमंत्री को पत्र लिखता है और देश की समस्याओं पर अपने विचार व्यक्त करता है। यदि राष्ट्रपति को किसी भी प्रकार की कोई समस्या अपने देश में लग रही है तो वो क्या है, प्रधानमंत्री के पास पत्र लिखेगा, लेटर लिखेगा और उसके अंदर वो उन सारी समस्याओं को रिटर्न वे में प्रधानमंत्री को भेजेगा। ओके बेटा, आगे देखिए, इसके अतिरिक्त क्या क्या कार्य होते हैं। कम से कम 3 अन्य अवसरों पर राष्ट्रपति अपने विशेष अधिकार का उपयोग करता है। सबसे पहला क्या होता है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को लौटा सकता है, उसे अपने निर्णय पर पुनः विचार, यानी कि जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई भी देश के अंदर कोई नया नियम बनाना है, अब राष्ट्रपति ने क्या है उस नियम को बना लिया है, सोच लिया, अब वो मंत्रिपरिषद को भेजता है, अपनी बातें बताता है, अब मंत्रिपरिषद से सलाह लेता है। लेकिन अगर राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह पसंद नहीं आई है तो वो उसकी सलाह उसे लौटा सकता है और उनसे क्या कहेगा कि आप इसके ऊपर फिर से विचार कीजिए। तो इस प्रकार से ऐसा करने में राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करता है, अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है। और राष्ट्रपति को लगता है कि सलाह में कुछ गलती हो रही है या कुछ कमियां हैं, ये देश के हित में नहीं है, तो वो मंत्रिपरिषद से वही बात आ गई फिर से पुनर्विचार के लिए कह सकता है। तो ये पावर उसके पास होती है।
यद्यपि मंत्रिपरिषद पुनर्विचार के बाद उसे वही सलाह दोबारा दे सकती है तो राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य भी होगा। तथापि राष्ट्रपति के द्वारा पुनर्विचार का आग्रह अपने आप में काफ़ी मायने रखता है। मतलब ये कोई खेल नहीं है बेटा, ये कोई बच्चों वाले खेल नहीं है। अगर उसे कुछ कमी लगेगी तभी वे देखिए विचार के लिए बोलेगा, अदरवाइज राष्ट्रपति उनको दोबारा से विचार के लिए नहीं बोलता है। और इन सब के अंदर राष्ट्रपति क्या अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है। ये क्या थी, फर्स्ट थी। अब सेकंड देखिए बेटा, राष्ट्रपति के पास क्या होती है, वीटो पावर होती है। राष्ट्रपति के पास वीटो की शक्ति, जिसे निषेधाधिकार कहते हैं, जिससे वह संसद द्वारा पारित जो विधेयक होते हैं, धन विधेयक को छोड़कर, उन पर स्वीकृति देने में विलम्ब कर सकता है या देरी कर सकता है या स्वीकृति देने से मना भी कर सकता है। ये क्या है, राष्ट्रपति के पास एक वीटो पावर होती है। और संसद द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक को कानून बनाने से पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। अगर संसद ने कोई नया कानून बनाया है लेकिन वो उसको देश में लागू करने से पहले क्या होगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा वो। राष्ट्रपति जब उस पर हस्ताक्षर कर देगा उसके बाद उसे देश में लागू किया जाएगा। और राष्ट्रपति उसको क्या है, लौटा भी सकता है, यानी कि वो अगर उसे पसंद नहीं आया तो वो उसे वापस भी कर सकता है और उसे भी क्या है, पुनर्विचार के लिए कह सकता है। तो ये राष्ट्रपति के पास पावर होती है। वीटो की जो ये शक्ति होती है वो सीमित होती है, क्योंकि संसद उसी विधेयक को दोबारा पारित कर दे और राष्ट्रपति के पास भेजे तो राष्ट्रपति को उस पर अपनी स्वीकृति देनी ही पड़ती है। तो इस प्रकार से ये बेटा राष्ट्रपति की सारी पावर, सारी शक्तियाँ बताई गई हैं। और इस प्रकार से क्या स्पष्ट होता है कि राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को बिना किसी समय सीमा के अपने पास रख सकता है। इससे राष्ट्रपति को अनौपचारिक रूप से अपने वीटो को प्रभावी ढंग से प्रयोग करने का अवसर मिलता है। कई बार इसे पॉकेट वीटो भी कहा जाता है। ओके, समझ में आ गया। तीसरा अधिकार, विशेष अधिकार क्या होता है, राजनीतिक परिस्थितियों के कारण ये पैदा होती है। जैसे औपचारिक रूप से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है, ठीक है। तो अपनी संसदीय व्यवस्था में लोकसभा के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। इसलिए उसकी नियुक्ति के समय राष्ट्रपति के विशेष अधिकार पर कोई प्रश्न नहीं उठता है। लेकिन चुनाव के बाद किसी भी नेता को लोकसभा में बहुमत अगर प्राप्त न हो तो सोचकर देखिए उस समय क्या स्थिति बनेगी। तो उस समय क्या होगा बेटा, गठबंधन की सरकार बनेगी। गठबंधन की सरकार मैंने आपको पहले भी बताया था, जब किसी भी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो 2-3 पार्टियां मिलकर उसके ऊपर, 2 या 3 नेता मिलकर उसके ऊपर कार्य करते हैं, वापस में मिलकर गठबंधन की सरकार बनाते हैं, नई सरकार का निर्माण करते हैं, जिसे गठबंधन सरकार कहा जाता है। तो 1989 के बाद से जो प्रमुख राजनीतिक परिवर्तनों के कारण राष्ट्रपति का जो पद है उसका महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है। और 1989 से 1998 तक 4 संसदीय चुनाव में किसी एक दलीय गठबंधन को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया है। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति के पास जो विशेष अधिकार होते हैं उनकी परिस्थितियों पर आधारित करते हैं। जब सरकार स्थायी नहीं होती है और गठबंधन सरकार सत्ता में होती है तो राष्ट्रपति के हस्तक्षेप की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इस प्रकार से बेटा ये राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। तो राष्ट्रपति क्या, औपचारिक शक्ति वाला पद होता है राष्ट्रपति के पास। और जो राष्ट्रपति है, मंत्रिपरिषद जो राष्ट्रपति है, मंत्रिपरिषद कभी भी हटा सकता है और उसकी जगह एक नई मंत्रिपरिषद की नियुक्ति भी करनी पड़ सकती है। तो ये सारा कंप्लीट इसका नाम बताया गया कि बेटा जो राष्ट्रपति है उसके पास क्या क्या पावर होती है, वो अपनी किन किन पावर को यूज़ करके देश के अंदर लागू कर सकता है। नेक्स्ट हेडिंग आती है बेटा भारत का उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति ये बात है, उपराष्ट्रपति को 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। उसको भी उसी तरह से चुनते जैसे राष्ट्रपति को चुना जाता है। इन दोनों में अंतर क्या होता है, उसके निर्वाचन मंडल में राज्य विधानसभा के सदस्य नहीं होते हैं। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा को अपने बहुमत से प्रस्ताव पास करना पड़ता है। उस प्रस्ताव पर लोकसभा की सहमति लेनी पड़ती है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है और राष्ट्रपति की अचानक मृत्यु हो जाने पर, त्यागपत्र देने पर या उसे हटाए जाने पर या किसी अन्य कारण से अगर उसका स्थान रिक्त हो जाता है, खाली हो जाता है, तो उस समय क्या है, जो उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति का ही कार्य करता है। और जब तक उपराष्ट्रपति कब तक कार्य करता है, जब तक नए राष्ट्रपति को नहीं चुन लिया जाता तब तक वो उसके पद पर रहकर कार्य करता है। तो इसमें देखिए एग्जाम्पल भी दिया गया है बेटा, फरुखुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद बीड़ी जत्ती
तब तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते रहे जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो गया था। कहने का अभिप्राय है उस कुर्सी को खाली नहीं छोड़ा जाता है बेटा, उस पद को खाली नहीं छोड़ा जाता है। अगर अचानक कोई कुछ हादसा हो जाता है तो क्या है, उसके ऊपर उपराष्ट्रपति उसके पद के ऊपर कार्य करता है। तो बच्चों ये आज हमने हमारा हाफ चैप्टर बच्चों आज हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा। फिर भी एक बार आप इसकी बुक रीडिंग ज़रूर करना ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सकें। ओके बच्चों, थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।